So we were talking about transfer. If employer transfers asset to employee, so how much amount I have to pay? How much amount I am saving? So that's why हम लोग को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग कुछ ना कुछ पैसा तो बचा रहे हैं अगर मैं अपने एम्प्लॉयर से लूँ तो. क्लियर हो गया ये पॉइंट आप लोगों को, सेल ऑफ ट्रांसफर वाला? बिकॉज गवर्नमेंट यहाँ पे ये सोच रही है कि अगर आप मार्केट से खरीदोगे तो कुछ ना कुछ पैसे कम ज्यादा में मिलेगा, वही पैसा अगर आप एम्प्लॉयर से पैसे मतलब दे रहे हो एम्प्लॉयर को तो कुछ कम में लिया रहेगा आपने. तो ये सिचुएशन पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. क्लियर है ना ये पॉइंट सबको? Yes, ma'am. ओके, so we'll go ahead. So next is, क्या दिख रहा है आप लोगों को ये? Gifts. यस, तो गवर्नमेंट यहाँ पे बोल रही है कि अगर आपको गिफ्ट मिला तो भी टैक्स पे करने का. अगर मुझे किसी ने गिफ्ट दिया या आपको किसी ने गिफ्ट दिया तो आपको उस पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा. कितना अमाउंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि गिफ्ट अप टू 5,000 इज एग्जेम्प्ट. अगर किसी ने आपको 5,000 रुपीज दिया है तो वो एग्जेम्प्ट है. क्लियर हुआ ये आपको? अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो वो नॉर्मली यहाँ पे 5,000 का एग्जाम रखा हुआ है. क्लियर है ना ये पॉइंट? जैसे कि दिवाली में देते हैं या फिर कोई भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, दिवाली में दिया या ऐसे ही दे दिया गिफ्ट, बर्थडे पे दिया है, जैसा भी बोनस दे रहा है, लाइक वो अलग हो जाता है. बट एज ए गिफ्ट दे रहा है तो ही बात चल रही है यहाँ पे. 5,000 तक वो एग्जाम रहेगा. नेक्स्ट इज टैक्सेबिलिटी ऑफ लीव ट्रैवल अलाउंस. So लीव ट्रैवल अलाउंस मीन्स व्हाट? अब यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर आपको लीव ट्रैवल अलाउंसेस भी दे रहा है, मतलब आपको छुट्टी दे रहा है घूमने के लिए. घूमने के लिए छुट्टी का पैसा भी दे रहा है, मतलब ऐसा अलाउंसेस बोला है ना, मतलब आपको घूमने जाने के लिए छुट्टी भी देगा वो अलग से, एंड अलाउंसेस का पैसा भी आपको दे रहा है. जैसे कि आपको बोल रहा है काम करो आप घूम के आओ, तो आप घूम के आओ तो उतना पैसा हम आपको दे रहे हैं. पैसा हम आपको दे रहे हैं मतलब उतना पैसा आप बचा रहे हो. बिकॉज अगर वो आपका एम्प्लॉयर नहीं देता घूमने के लिए पैसा तो क्या आप जिंदगी भर घूमने नहीं जाते क्या? किधर जाते तो सही ना. तो आप लोग घूमने के लिए अगर जा रहे हो तो खुद के पैसे से जाओगे तो वो आपका एक्सपेंसेस होगा. बट ये सिचुएशन पे आपका एक्सपेंसेस नहीं हो रहा है, ये सिचुएशन पे आपका इनकम हो रहा है, क्योंकि जो पैसा आपको खर्चा करना चाहिए वो आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है. तो ये 10-10-5 जो है वो लीव ट्रैवल अलाउंस है, जिसको हम लोग नॉर्मली एलटीए बोलते हैं. आपने एलटीए सुना होगा, लीव ट्रैवल अलाउंसेस शायद ना सुना हो. तो आपका एम्प्लॉयर अगर आपको एलटीए दे रहा है तो उसका टैक्सेबिलिटी कैसा है वो देखते हैं. उसका मतलब क्या है पहले वो आप समझो. से लीव ट्रैवल अलाउंसेस क्या होता है? ये आपकी सीटीसी से ही ऐड होता है. यहाँ पे आपका जो भी एम्प्लॉय होता है उसके सीटीसी में दिखेगा, कॉस्ट टू कंपनी को जाता है, बिकॉज आपका सैलरी है वो भी कंपनी को ही पे करना है. तो अगर एम्प्लॉय के पीछे का जितना भी खर्चा है दैट इज कॉस्ट टू कंपनी. इसको हम लोग लीव ट्रैवल कंसेशन भी बोलते हैं. है तो वो एलटीसी, मैंने आपको एलटीसी बोला, यहाँ पे एलटीए हो रहा है, यहाँ पे एलटीसी बोल सकते हो या एलटीए बोल सकते हो. एलटीए इज लीव ट्रैवल अलाउंसेस विच एम्प्लॉयर्स गिव्स टू यू, एंड एलटीसी इज लीव ट्रैवल कंसेशन. अगर कुछ कंसेशन करा के दिया, जैसे कि अगर आप रेल से जा रहे हो वो भी एसी वाला, तो जहाँ पे आपको हो सकता है कि 4-5 हज़ार एक पर पर्सन लग रहा हो या 10,000 पर पर्सन लग रहा हो, जो भी अच्छी क्वालिटी लग जाए जा रहे हो, तो 3 टायर वगैरह में जा रहे हो गए, तो ये सिचुएशन में क्या होता है, आपका एम्प्लॉयर आपको क्या करता है, कंसेशन दिलवाता है, थोड़ा बहुत कंसेशन दे देता है. जैसे कि अगर आपको 1% के पीछे इतना खर्चा आ रहा है तो उसमें से मैं आपको 40% या 30% मेरी तरफ से मैं आपको दूंगा. तो कंसेशन मिल रहा है आपको यहाँ पे. है तो दोनों चीज एक ही, या तो पूरा पैसा देगा या तो कंसेशन देगा. तो आप यहाँ पे 10 अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 के अंदर आप इसको क्लेम कर सकते हो इनकम टैक्स के एक्ट में. मतलब ये एक्सपेंसेस वो है जहाँ पे आप कहाँ पे भी घूमने जा सकते हो, ट्रैवलिंग when on leave anywhere in the country. क्लियर हो गया? एनीवेयर इन द कंट्री मतलब क्या? यहाँ पे सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैवल की बात चल रही है. घूमने जाओ मतलब तुम ऐसा नहीं कि तुमको अमेरिका देखना है तो तुम अमेरिका घूमने चले गए. यहाँ पे डोमेस्टिक बात चल रही है. तो डोमेस्टिक कंट्री मतलब पूरे कंट्री में किधर भी आप घूमो, ट्रैवलिंग करो, उसका जो भी खर्चा होगा वो आपका एम्प्लॉयर देगा, लेकिन वो डोमेस्टिक होना चाहिए. ये क्लियर है आपको? ओके, सो उसका कैलकुलेशन देख लो आप यहाँ पे. नॉर्मली द एम्प्लॉय इज नॉट एंटाइटल्ड टू दिस बेनिफिट इन एवरी ईयर. अभी आप बोलोगे कि हर साल हम लोग घूमने जा सकते हैं क्या?
हर साल बेनिफिट मिलेगा मुझे? नहीं, आपको इसका बेनिफिट हर साल नहीं मिलेगा। इसका एलटीए का बेनिफिट आपको एग्जेम्पशन कभी मिलेगा? से आप घूमने हर साल जाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्स बेनिफिट की बात चल रही है यहाँ पे। टैक्स बेनिफिट, अगर आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए तो गवर्नमेंट का रूल फॉलो करो। गैस घूमने तो हम लोग कभी भी जा सकते हैं, 1 महीने में, 2 महीने में, जब आपकी इच्छा हो तब आप घूमने जाओ ना। बट अगर आपको एलटीए का बेनिफिट लेना है तो गवर्नमेंट बोल रही है कि ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स, 4 साल के अंदर आप सिर्फ 2 जर्नी आप ले सकते हो। 4 साल का ब्लॉक है, गवर्नमेंट का ब्लॉक चल रहा है। अभी करंट ब्लॉक जो चल रहा है वो 2018 टू 2021 का ब्लॉक चल रहा है हम लोग का। सो ये 2018 से लेकर 2021 के बीच में अगर मैं किधर घूमने के लिए गई, वो भी 4 साल में 2 बार ही जा सकती हूँ मैं। एग्जामेशन लेना है मुझे, तुम जाओ कितनी बार भी, लेकिन एग्जामेशन जो मुझे मिलेगा वो 2 बार का ही मिलेगा, 2 जर्नी का मिलेगा। 4 साल में 2 बार का जर्नी का आपको यहाँ पे एग्जामेशन मिलेगा। वो भी उसका ब्लॉक पीरियड है, आपके हिसाब से नहीं चलेगा, ये गवर्नमेंट का ब्लॉक है। अभी प्रीवियस ब्लॉक वाज 2014 टू 2017, करंट ब्लॉक वाज लाइक ब्लॉक इज 2018 टू 2021। मतलब यहाँ पे क्या है, एलटीए के लिए क्या एग्जामेशन है, 4 साल में अगर आपने 2 एग्जामेशन ले रहे हो, अगर आप लाइक 2 जर्नी का एग्जामेशन मिलेगा। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ, मेरे को काम करना ना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को घूमने जाना पसंद ही नहीं है। एग्जाम्पल, हाँ बहुत पसंद है, वैसे एग्जाम्पल ले रही हूँ जस्ट। जैसे कि 4 साल में अगर मैं किधर भी घूमने के लिए नहीं गई, मैं सिर्फ काम 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 ही कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा कितना जर्नी का एग्जामेशन बचा है? 2 जर्नी का एग्जामेशन बचा है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बिकॉज एवरी 4 ईयर के ब्लॉक में मेरे को 2 एग्जामेशन मिल रहा है जर्नी का, ये आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट 4 साल का जब ब्लॉक आएगा, 22 से लाइक 26 तक का जो ब्लॉक आएगा नेक्स्ट ईयर, उसमें फिर मेरे को ये 2 कैरी फॉरवर्ड होगा। 2 तो वैसे ही मिलने वाला था, 2 ये जर्नी ले लो, फिर 4 साल हो गया, ये 4 बार हो गया। मतलब फिर मैं 4 साल के ब्लॉक में 4 बार जर्नी जा सकती हूँ। क्लियर हो गया ये? मतलब यहाँ पे आपको कैरी फॉरवर्ड सिस्टम भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको एलटीए का एग्जामेशन लेना है, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड का मैंने आपको बता दिया कि अगर इफ लाइक इन केस अगर एम्प्लॉय हैड नॉट अवेल द एग्जामेशन इन द प्रीवियस ब्लॉक, सो स्टिल अ होप वहाँ पे है, एक ऐसा उम्मीद है कि आपको नेक्स्ट टाइम भी मिलेगा अगर आप लेना नहीं जाते हो तो। क्लियर हुआ ये पॉइंट? सब देख सकते हो, बैग लेके साथ में एलटीए भी लेके जा रहा है, अलाउंसेस मतलब पैसा है वो एक्चुअली, वो भी लेके जा रहा है। तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को कि हाँ भाई हम लोग गए थे करके, और हम लोग कहाँ रहते हैं, हमारा कोई तो प्रॉपर आप डॉक्यूमेंट दे दो कि आप कहाँ रहते हो, क्या है, क्योंकि नॉर्मली ये मांगते ही है। आप अगर आप जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो वो लोग पहले ही आपसे लाइक ज्वाइनिंग डिटेल ले ही लेते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मतलब आप कहाँ रहते हो एंड ऑल, क्या है आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, वो सब आप लोग को पहले ही ले लेता है आपका एम्प्लॉयर आपसे। तो बिल वगैरह आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप इन केस अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ठीक है, अगर कर रहे हो तो आपको उसका ट्रैवलिंग बिल भी देना पड़ेगा। आप बोलते हो नहीं मेरे को ट्रैवलिंग नहीं करना है, मैंने किया ही नहीं है, मैं बिल भी सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं किधर गया ही नहीं। तो ये सिचुएशन में क्या होगा, आपको एलटीए का पैसा भी मिलेगा एज अ सैलरी, तो आपको मिलता ही था, एलटीए का भी पैसा हम आपको देंगे। ये पॉइंट क्लियर है आपको? Yes, ma'am. ओके, सो एलटीए का जो है वो लीव ट्रैवल अलाउंसेस है जो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है। इसका बेनिफिट जो अगर आपको लेना है, सो क्या है, ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स, एवरी 4 इयर्स का ब्लॉक होता है, उसमें आप 2 जर्नी आप ले सकते हो। अगर आप बोल रहे हो नहीं मेरे को नहीं लेना है ये, तो ये कैरी फॉरवर्ड भी होता है। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं चाहिए, लाइक जैसे कि अगर आप बोल रहे हो एट द एंड ऑफ टाइम आप उसका कैशबैक भी करा सकते हो। लिव इन कैश में मैंने पढ़ाया था, पता है आपको, छुट्टी के दिन का पैसा आपको मिलता है काम किया तो, लिव इन कैश में पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे भी आपको एलटीए का पैसा मिलेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो पॉइंट है दैट इज कौन कौन घूमने जा सकता है ट्रैवलिंग में। सो यहाँ पे बताया है आपको, रूल है किसका, आपसे घूमने कोई भी जा सकता है आपके साथ, लेकिन आपको एग्जामेशन लेना है, अगर गवर्नमेंट का टैक्स बेनिफिट लेना है। सो पॉइंट आपको याद रखना है कि फैमिली के अंदर कौन कौन आता है। स्पाउस, लाइक अगर आप लाइक आप गर्ल हो तो आपका हस्बैंड आएगा स्पाउस में, बॉय हो तो वाइफ आएगी आपकी स्पाउस में। सो स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ यहाँ पे आ गए, चिल्ड्रन आ जाते हैं, डिपेंडेंट हो या नॉट डिपेंडेंट जो भी रहेगा वो सब आएगा यहाँ पे। डिपेंडेंट मतलब जो कमा नहीं रहा है, जो आपके ऊपर ही डिपेंड है, जो कमा रहा है वो तो खुद के ऊपर ही डिपेंड रहेगा, आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा।
तो डिपेंडेंट और नॉट जो भी है वो सब आएंगे यहाँ पे, पेरेंट्स आ जाता है, मॉम डैड, भाई बहन जो भी रहेगा सब आ जाएंगे यहाँ पे। मतलब तुम आजू बाजू वालों को नहीं लेने का, ऐसा नहीं कि हाँ भाई मेरे को एलटीए मिल रहा है मेरी कंपनी से, चल तू भी साथ में, ऐसा नहीं। तो इस यहाँ पे गवर्नमेंट ने अगर बेनिफिट के लिए आपको बताया है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में हम लोग चेक करेंगे ये सब एक ही है, परिवार वाले सरनेम एक ही है, या फिर रिलेशन उन लोग का एक ही जैसा है, एक ही घर में रहते हैं, पूरा चेक होता है। मतलब फैमिली के अंदर क्या कौन कौन आता है, स्पाउस, चिल्ड्रेन, डिपेंडेंट हो या नहीं हो, पेरेंट्स, भाई बहन जो भी है सब आ जाएंगे यहाँ पे। क्लियर है ये? फिर एलटीए का लास्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना है टैक्स ब्रेक के लिए। अगर कोई भी लाइक बच्चा जो है अगर वो बॉर्न हो रहा है, अगर वो 98 के बाद बॉर्न हुआ रहेगा ना, तो वो एलटीए में नहीं आ सकता, काउंट नहीं होगा यहाँ पे, उन लोग को एलटीए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब इन शॉर्ट। उसके हिसाब से फिर आपको उसका अलग से टैक्स पे करना पड़ेगा, वो हम लोग एग्जिम्पशन नहीं देंगे उसको। उसका जितना भी पैसा आपको बचा रहेगा उसके पीछे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? Yes, ma'am. सो नेक्स्ट इज हमारा यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी का थियोरी खत्म होता है, हम लोग को इनकम फ्रॉम सैलरी का सम स्टार्ट करना है। सो दिस इज द फॉर्मेट। सो व्हाट यू हैव टू स्टार्ट विद नेम ऑफ एसएससी इन द सेंटर। आपको आपका एसएससी मतलब किसका कैलकुलेशन कर रहे हो आप, कौन सी एम्प्लॉय का कैलकुलेशन कर रहे हो, तो एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे आएगा। एज आई एक्सप्लेन यू व्हाट यू मीन बाय एसएससी, जिसको टैक्स पे करना होता है तो उसका नाम आएगा यहाँ पे। असेसमेंट ईयर मैंने ऑलरेडी बताया आपको 2021 चल रहा है। प्रीवियस ईयर क्या होगा, जिस साल मैंने इनकम अर्न किया है 2019 एंड 20, ये सब फिक्स है। स्टेटस मेरा हमेशा आर एन ओ आर ही रहेगा। अजम्पशन ये आएगा कि मैं खुद को अज्यूम कर रही हूँ या जिसका टैक्स पे कर रही हूँ वो अज्यूम करेगा खुद को कि वो रेसिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अज्यूम करने का और टैक्स पे करने का। अगर मुझे नहीं पता ना अभी तक रियल में गया है कि नहीं, क्योंकि रियल फाइल हम लोग जब करेंगे तो पूछना पड़ेगा उस पर्सन को जिसका जो रियल फाइल करोगे आप रिटर्न। अब पर्सन में क्या आएगा, इंडिविजुअल। हम लोग सिर्फ पर्सन के टाइप से, ये टाइप्स ऑफ पर्सन याद है? Yes, ma'am. ओके, सो दिस इज अ पर्सन, हम लोग को इंडिविजुअल का कैलकुलेट करना है। सो दिस इज माय फॉर्मेट, टोटल इनकम सैलरी का फॉर्मेट है ये, आपको जिससे स्टार्ट करना है। आप देख सकते हो पर्टिकुलर रुपीज एंड रुपीज। आप यहाँ पे हमेशा स्टार्ट करो बेसिक सैलरी से और डीएनएस अलावेंस से। अगर आपकी बेसिक सैलरी तो आपको मिलेगा ही, डीएनएस की गारंटी नहीं है मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हमेशा आप बेसिक सैलरी से ही स्टार्ट करो, उसका जो भी सैलरी मिल रहा है वो आउटर कॉलम में चला जाएगा। फिर अभी आप देखो कि आपको सैलरी के साथ साथ और दो और आपका एम्प्लॉयर क्या बेनिफिट दे रहा है, अलावेंसेस के नाम पे कौन से अलावेंसेस दे रहा है। अगर वो आपको अलावेंसेस ऑन सेविंग बेसिस पे दे रहा है तो आपको उसका एग्जाम्पशन याद रखना पड़ेगा। सेविंग जितना आपने किया रहेगा उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। हो सकता है ग्रेचुटी दे, पेंशन दे, लिव एंड कैशमेंट मिले, परक्यूजिट मिले, एंटरटेनमेंट हो सकता है। सो ये सब आपको यहाँ पे एक एक करके लिखते जाना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत इजी है, मतलब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन में से आपको जो भी अमाउंट दिख रहा है वो सब आपको पर्टिकुलर्स में लिख देने हैं। जो भी नाम दिख रहा है अमाउंट के आगे, नाम जो भी दिख रहा है वो सब लिखना है, क्योंकि प्रोबेबली अगर आप देखोगे तो फुल्ली टैक्सेबल वाले भी मिलेंगे आपको, एग्जाम्पशन वाले भी मिल सकते हैं। क्लियर हो गया? फिर लास्ट में आपको सब ऐड करना है तो आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगा। ग्रॉस सैलरी में से मैंने आपको 3 डिडक्शन बताए थे। अंडर सेक्शन 16 जो है वो मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन है। सिर्फ 16 जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना मिल रहा है स्टैंडर्ड डिडक्शन, फ्लैट डिडक्शन 50,000. 50,000। मतलब आपको क्या करना है, ये सबका पूरा टोटल लोगे आप फॉर्मेट में, ग्रॉस टोटल तक पहुंचोगे। मतलब अंडर सेक्शन 16 का जो 50,000 है वो सबके लिए है, मतलब 50,000 तो आपको माइनस करना ही है, तो तुरंत लिख देने का वहां पे 50,000। क्लियर हो गया ये पॉइंट? उसके बाद अंडर सेक्शन 16(2) ये किसके लिए है? Entertainment allowance. यस, एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए। इसका डिडक्शन आपको किसको मिलेगा? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मतलब अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आप एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको एम्प्लॉयर दे रहा है, तो आप पहले ऊपर टैक्स बताओ। देखो आप ग्रॉस सैलरी के ऊपर उसने एंटरटेनमेंट अलाउंस को टैक्सेबल बताया। टैक्सेबल बताओ मतलब क्या, ग्रॉस सैलरी के ऊपर जितने भी नाम है उसमें ऐड कर दो तो टैक्सेबल में चला जाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? सो पहले आप एंटरटेनमेंट को ऊपर Yes. टैक्सेबल बताओ, फिर अंडर सेक्शन 16(2) में आप उसको डिडक्शन ले लो। वो भी सिर्फ अगर आप एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ही इसका डिडक्शन आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया ये? ओके।
फिर अंडर सेक्शन 16(3) इज फॉर प्रोफेशनल टैक्स। यस प्रोफेशनल टैक्स। अगर इसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स को? टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। यस टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। इसका अगर आपकी सैलरी से डिडक्शन हो रहा है और वो भी एम्प्लॉय ने ही पे किया है तो आप यहाँ से डिडक्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय नहीं पे कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, दैट मीन्स वो परक्यूजिट हो गया। परक्यूजिट इज फुल्ली टैक्सेबल। आपको ग्रॉस सैलरी के ऊपर ऐड करना पड़ेगा परक्यूजिट। दिख रहा है? उसके बाद यस आप मैम। 16(3) के अंदर उसका एग्जाम्शन ले सकते हो। अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय ने पे किया है तो आप सिर्फ डिडक्शन माइनस करो 16(3) में। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि प्रोफेशनल टैक्स मैंने नहीं पे किया है, मेरे बिहाफ में एम्प्लॉयर ने पे किया है, तो यहाँ पे क्या होगा? एम्प्लॉयर ने पे किया है मतलब दैट्स योर परक्यूजिट। तो आप परक्यूजिट में उसको पहले टैक्सेबल बताओ, फिर यहाँ पे आप 16(3) में उसका डिडक्शन ले लो। ये क्लियर हो गया? उसके बाद आप ग्रॉस सैलरी में से ये तीनों डिडक्शन माइनस करो, सो यू विल गेट योर नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। क्लियर हो गया ये पॉइंट? फॉर्मेट क्लियर है सबको? यस। ओके सो हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। कल से सम स्टार्ट करते हैं। आज रिवाइज कर लेते हैं, एक बार थियोरी पूरा रिवाइज कर लेते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी का। तो कल से सम हम लोग कर सकते हैं। आप लोग भी कल एक बार रिवाइज करना लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, या रात को ही कर लेना, क्योंकि सम स्टार्ट करोगे तो आपको लॉ पता होना चाहिए। लॉ में जो हम लोगों ने थियोरी पढ़ा वो, बिकॉज अगर बेसिक सैलरी मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसका एग्जाम्शन क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है, पार्टली टैक्सेबल है, या कितना परसेंट टैक्सेबल है, ये आपको थियोरी पता होना चाहिए सम स्टार्ट होने से पहले। तो सम करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपको थियोरी अगर आपके माइंड में रहेगा ना तो सम में तो कुछ है ही नहीं ज्यादा, आपको लिखना है बस। फॉर्मेट रेडी है। जैसे मुझे पता है बेसिक सैलरी है फुल्ली टैक्सेबल, तो सीधा सेकंड वाले कॉलम में आउटर कॉलम में बाहर आ जाएगा। डीएनएस अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल है, सीधा आउटर कॉलम में चला जाएगा। लेकिन हाउस रेंट अलावेंस के लिए कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन है। क्या कैलकुलेशन है याद है आप लोगों को? 3 कंडीशन है जो आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये? तो जब आपको कुछ भी एग्जाम्शन वगैरह है तो आप इनर कॉलम में लिखो। मतलब आपको कोई भी अमाउंट में से कुछ माइनस करना है ना, तो आप पहले उसको इनर कॉलम में लिखो, फिर उसका जो भी एग्जाम्शन है वो माइनस करो, फिर वो आउटर कॉलम में जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कन्वेंस अलावेंस। ये कन्वेंस अलावेंस कहाँ पे आता है? इसका कुछ पढ़ा है क्या हम लोग ने कन्वेंस अलावेंस का? यस। क्या पढ़ा था इसके बाद? वो जो टीसी डेली मिलता है ना आपको, जो सी जो है ना वो यहाँ पे कन्वेंस है। ओके सो कन्वेंस अलावेंसेस, ये जो अलावेंसेस है वो टैक्सेबल ऑन सेविंग बेसिस पे। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कन्वेंस अलावेंस फॉर एग्जांपल से आपको मिला 15,000 एग्जांपल लो, तो आप क्या करोगे? कन्वेंस अलावेंस लिखो, इनर कॉलम में 15,000 लिख दो, फिर उसमें से आप लेस करो एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 10(14) आपने कितना एक्सपेंसेस इनकर्ड किया। 15,000 में से आपने 10,000 एक्सपेंस किया, 10,000 माइनस कर दो, 5,000 आउटर कॉलम में चला जाएगा, मतलब आप 5,000 पे टैक्स पे कर रहे हो। क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्लियर है सबको? यस फिर मैम। फिर बोनस जो है वो मैंने बोला मैंने डिक्लेयर किया है बोनस, तो मैं टैक्स पे करूंगी क्या? फुल्ली टैक्सेबल। वो क्या बोल रहे हो? रिसीव होने पे। यस रिसीव होने पे। मतलब अगर मैंने बोला कि एम्प्लॉयर ने मुझे सिर्फ डिक्लेयर किया है कि बोनस यू विल गेट, तो मेरे को टैक्स नहीं पे करना है जब तक वो रिसीव नहीं हुआ रहेगा। तो एक बार मुझे पता चल गया बोनस रिसीव है, सीधा आउटर कॉलम में जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल है। क्लियर हुआ? फिर ग्रेचुटी आपको क्या करना है, उसका एग्जाम्शन है इनर कॉलम में लिखो, फिर उसका एग्जाम्शन देखो, उसका जो लिस्ट है वो पूरा। मतलब अगर किसी में भी आपको एग्जाम्शन देना है या कुछ माइनस करना है तो इनर कॉलम में लिखो, फुल्ली टैक्सेबल है तो सीधा बाहर ले लो। क्लियर हो गया? यस। ओके थोड़ा मैं रिवाइज कराती हूँ, थोड़ा आप लोग अपने घर से रिवाइज करके आना। तो हम लोग कल सम करेंगे, ठीक है? फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है। सो ये था हम लोग का इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ पे हम लोग को स्टार्ट करना था इनकम फ्रॉम सैलरी से। सो सैलरी का बेसिक चार्ज क्या है याद है आप लोगों को?
सैलरी का बेसिक चार्जेस 15 अंडर सेक्शन 15 to अंडर सेक्शन 15. yes. Salary is taxable at earlier point. Due or received. Due or Yes. receipt, whichever Due or is receipt. earlier. Yes, due or receipt, whichever is earlier. I gave you the example also. Indian company and MNC company. In Indian company what happens? आपको ड्यू डेट पहले आ जाता है, रिसीव आपको बाद में ही होगा. बट एमएनसी कंपनी में ड्यू डेट बाद में आता है और आपको रिसीव पहले हो जाता है. तो वो सिचुएशन के हिसाब से आपको चेक करना है कि ड्यू पहले क्या हो रहा है और रिसिप्ट पहले क्या हो रहा है. लाइक जो भी पहले जो होगा उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना है. तो यहाँ पे मैंने आपको सैलरी का मीनिंग बताया था. एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, एग्रीमेंट ऑफ सर्विस एंड पेमेंट शुड बी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है. कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था. अगर आप कुछ नॉर्मल कोर्स में अगर आप काम कर रहे हो, मतलब एक फिक्स काम कर रहे हो, उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा आवर्स में अगर कुछ और काम करते हो, सो इट्स नॉट योर सैलरी. You will get your salary, but it's for the tax purpose. It's not your income from salary. It's income, but it's income from other source. तो इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने ये सब चीजें पढ़ लिया. मीनिंग हमने देखा अभी 3 पॉइंट. डिडक्शंस हमने देख लिए, 3 डिडक्शंस है. अंडर सेक्शन 16 जो है वो क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो आपको 50,000 मिल रहा है. अंडर सेक्शन 16(2) जो है वो एंटरटेनमेंट अलाउंस है जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा डिडक्शन. And 16(3) is for Profession tax. yes, profession tax. फिर उसके बाद हमने अलावेंसेस देखा. अलावेंसेस हम लोग ने टैक्सेबल ऑन सेविंग बेसिस देखा. और अलावेंसेस हम लोग ने वो 3 चीजें देखी, ट्रांसपोर्टेशन कन्वेंस और ट्रांसपोर्टेशन, फिर स्कूल ये चिल्ड्रन हॉस्टल फीस, चिल्ड्रन एजुकेशन फीस, जो भी हम लोग को मिल रहा है अलावेंसेस. इसके अलावा अपने कोई भी अलावेंसेस का एक्स्ट्रा नाम सुना ना, सिटी कॉम्पेंसेटरी, लंच हुआ, मेडिकल अलावेंस हुआ, ये सब फुल्ली टैक्सेबल है. सीधा आउटर कॉलम में अमाउंट जाएगा. फिर रिटायरमेंट बेनिफिट देख लिया हम लोग ने, ग्रेचुटी हुआ, पेंशन हुआ, लिव इन कैशमेंट, ये सब रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहा है आपको. ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. कि सैलरी मिल रहा है मतलब आपको कोई भी अमाउंट मिल रहा है, इन शॉर्ट किससे भी मिले, प्रेजेंट से मिल रहा है, पास्ट से मिल रहा है, फ्यूचर से आने वाले से मेरे को एडवांस मिल रहा है, जो भी हो सब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. लेकिन इफ यू आर सरेंडरिंग योर सैलरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट्स फुल्ली एग्जेम्प्ट. बिकॉज आपने पूरा सैलरी उसको दे दिया, अभी आप टैक्स क्या दोगे. तो हम लोग ने अलावेंसेस देखा था, जो टैक्सेबल होगा, नॉन टैक्सेबल होगा या पार्टली टैक्सेबल होगा. सैलरी मैंने बताया कि पूरे टैक्स में किधर भी हम लोग को नेट नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट चाहिए. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. डियरनेस अलावेंस जो है वो क्या है मेरा, फुल्ली टैक्सेबल है, जो इन्फ्लेशन के टाइम पे मुझे मिल रहा है. यहाँ पे हम लोग ने क्या बात कर रहे थे, ये सब हम लोग ग्रेचुटी का डिस्कस कर रहे थे. जैसे एम्प्लॉयर ने क्या बोल रहा है कि आपने हम लोग ने मतलब आपने हमारे लिए बहुत अच्छे से काम किया, आई शुड थैंक हिम. तो ये सिचुएशन में वो बोल रहा है मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा दूंगा 15 डेज की कैलकुलेशन के हिसाब से. हम लोग का क्या था, ग्रेचुटी था. तो हम लोग ने देखा था ग्रेचुटी फंड. तो ग्रेचुटी के लिए एलिजिबिलिटी हम लोग ने देख लिया कि किसको किसको मिलेगा. ये तो जस्ट थियोरी पर्पस के लिए था. हमारे एग्जाम लाइक यहाँ पे अगर कैलकुलेशन पर्पस के लिए देखना है, तो अगर आपको ग्रेचुटी मिल रहा है तो ये रूल फॉलो होगा, गवर्नमेंट है या नहीं, ये सब आप पढ़ लेना, पढ़ के आना. फिर पेंशन आपको कब मिलेगा, किसको मिल रहा है, अनकम्यूटेड ले रहे हो तो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा वेदर यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉट. अगर आप लोग कम्यूटेड ले रहे हो मतलब एक साथ ले रहे हो, तो हम लोग को देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा तो एग्जेम्प्ट होगा, नॉन गवर्नमेंट रहेगा तो हम लोग चेक करेंगे ग्रेचुटी मिला है या नहीं मिला है. बिकॉज मिला होगा तो 1/3 एग्जेम्प्ट है, नहीं मिला होगा तो हाफ एग्जेम्प्ट है. फिर लीव इन कैशमेंट, छुट्टी के दिन का पैसा आपको मिल रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बताया है. ड्यूरिंग द सर्विस लिया लीव इन कैशमेंट, फुल्ली टैक्सेबल, ये हम लोग ने बताया. ये आप पढ़ के आओ. यहाँ पे कैलकुलेशन पर्पस बताया, ये कैलकुलेशन देख लेना कि अगर इनकेस आया मार्क्स, ये सब है ना एक्चुअली मिलता ही नहीं है मार्केट में. सो रियल लाइफ में ये इसके चांसेस बहुत कम है कि आपको ये मिले, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, लॉ है तो पता होना चाहिए. क्योंकि मार्केट में ऐसा आप बोलोगे, क्योंकि मार्केट में तो काम ही इतना होता है ना, ये लोग क्या कराते हैं एक ही दिन में 2-2 दिन का काम करा देते हैं, ऐसा हो जाता है, पूरी रात भर बैठ के भी काम करते रहो. तो फिर लोगों को छुट्टी रिक्वायर्ड ही होती है, फिर छुट्टी के दिन कोई नहीं जाएगा काम करने. मार्केट के हिसाब से अगर आप बात करोगे, काम बहुत है. अभी तो फिलहाल ठीक है, चलो बंद है सिचुएशन के हिसाब से, बट नॉर्मली अगर देखोगे तो. फिर ये मैंने आपको बताया था रिट्रेचमेंट कॉम्पनसेशन, ये तो होता ही रहता है मार्केट में, बट कॉम्पनसेट नहीं करते हैं, निकाल तो देते हैं ये लोग, पर ये लोग कॉम्पनसेट नहीं करते. मार्केट में ऐसा नहीं हो रहा है, ये पहले होता था
या कोई रेपुटेड कंपनी रहेगी, सोचेगी तुम्हारे बारे में ना, तो ये पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज कोई कब किसको कभी निकाल देना पता भी नहीं चलेगा आपको। क्लियर हो गया ये पॉइंट। फिर ये इसका एग्जाम्शन लिमिट है 5 लाख, आपको दोनों में से कुछ भी मिले 5 लाख तक एग्जाम्शन है। फिर मैंने आपको बताया बोनस जो है वो रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल है। फिर अगर आपका एम्प्लॉयर एचआर है आपको दे रहा है तो आपको उसका कैलकुलेशन पर्पस ये है, ये याद रखना है आपको। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर सैलरी। फिर अगर आपको मेट्रो सिटी में उसने रहने के लिए दिया है या नॉट मेट्रो में आप लोग रहते हो तो उसके हिसाब से आपका कैलकुलेशन पर्पस है ये। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें मेन चीजें क्या है, 12% ऑफ सैलरी आपको याद रखना है जो एग्जाम्शन होगा, और इंटरेस्ट 9.5%। जो आपको ये दो चीजें मेन याद रखनी है। क्लियर है। यहाँ पे मैंने आपको इंटरेस्ट का एग्जाम्पल दिया था, आपने सबका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आप पूरा रिवाइज करके आना, कल हम लोग सम स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर दैट। सो आई विल स्टॉप यहाँ पे।